नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत एट ब्रिक्स। दुनिया की निगाहें अब हैं ब्रिक्स 2024 की ओर, क्योंकि रूस के काजान शहर में 22, 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को हम भारत के नजरिए से समझने और परखने की कोशिश करेंगे। साल 2024 को ब्रिक्स के विस्तार के साल के रूप में याद किया जाएगा। काजान से मिलने वाली तस्वीरों में अब झंडों की संख्या 5 से बढ़कर के 10 हो गई है। रूस की मेजबानी में होने वाले इस सम्मेलन में काजान डिक्लेरेशन पर भी होंगी सभी की निगाहें। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री रूस के काजान पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। रूस के काजान की धरती पर प्रधानमंत्री ने कदम रखा और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक तरीके से आज काजान के हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन की चुनौती, वैश्विक विकास में बहुपक्षवाद में सुधार की दिशा में ब्रिक्स को एक बहुत ही अहम मंच बताया है। और हमेशा की तरह रूस में भी वहां पर रह रहे भारतीयों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और भारतीय संविधान में जबरदस्त उत्साह। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यात्रा को लेकर के एक वक्तव्य भी जारी किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर आज काजान के 2 दिन के दौरे पर जा रहा हूं, जहां पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पीएम के इस बयान में कहा गया है कि भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास के एजेंडे, सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों के जुड़ाव को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। पिछले साल नए सदस्यों को शामिल करने के साथ ही ब्रिक्स के विस्तार ने वैश्विक हितों के लिए इसकी समावेशिता और एजेंडे को और आगे बढ़ाया है। पीएम के बयान में यह भी जिक्र है कि जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर काजान की उनकी यात्रा भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। पीएम ने कहा कि वो ब्रिक्स के अन्य नेताओं के साथ भी मिलने के लिए उत्सुक हैं। और पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने को लेकर के हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार से विशेष बातचीत की है। प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जो कि इस बार
रूस के शहर कजान में होने वाली है। किस तरीके से ये यात्रा बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ब्रिक्स के विस्तारित मंच पर भारत किन मुद्दों को प्रमुखता से रखेगा, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार जी। सर, प्रधानमंत्री जी का कजान आने पे क्या क्या बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है? इस विजिट में, शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी के पार्टिसिपेशन के अलावा प्रधानमंत्री जी की बायलैटरल मीटिंग्स भी होने वाली हैं प्रेसिडेंट पुतिन से और कुछ और शीर्ष नेताओं से। सर, ब्रिक्स क्योंकि पहली बार विस्तारित समूह के तौर पे इस मंच पे भारत किन प्रमुख मुद्दों को रखता नजर आएगा? ब्रिक्स का, जैसा आपने कहा कि 5 से संख्या बढ़ी है और भारत उसका फाउंडिंग मेंबर है, तो भारत का ब्रिक्स के प्रति कमिटमेंट बहुत डीप है। और भारत में जो विकास हो रहा है, विकास दर जो इतनी तेज़ी से हो रही है, पार्टिसिपेशन के दौरान लोगों के साथ और देशों के साथ शेयर करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे। भारत में जिस रफ्तार से इसका विकास हुआ है, ये बहुत सारे देशों को के इंटरेस्ट का है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो बहुत सारे देशों में हमने लॉन्च किया है और उसको और भी बढ़ाना, वुमेन लेड डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। विकासशील देशों के साथ में ग्लोबल साउथ के देशों को भी एक मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आजकल दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, उसमें मल्टीपोलैरिटी की हर क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, उनके इंटरेस्ट के बारे में विचार, और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कैसे ग्लोबल साउथ का और देशों का की भागीदारी बढ़े, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन विषयों पे भी चर्चा हो। सर, मौजूदा समिट जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, ब्रिक्स समिट में, ये दुनिया में 2 बड़े संघर्ष इस वक्त चल रहे हैं, उनके साये के बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको लगता है कि भारत की ये कोशिश या प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत जो एफर्ट्स हैं, इसका रिकॉग्निशन भी कहीं ना कहीं इस मंच से दिखाई पड़ेगा? भारत का हमेशा से किसी भी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को प्रश्रय देते हैं। एप्रिसिएशन है इसका कि हमारे पोजीशन का। तो बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि ये संबंध और गहरे होंगे। हमारे साथ देख रहे थे रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार जी। फिलहाल आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्यन प्रताप सिंह, जो कि इस वक्त रूस के कजान में हैं और इस बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। बहुत धन्यवाद आर्यन जी वक्त निकालने के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँच चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से तो ज़रूर हलचलें आपने देखी होंगी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन को लेकर के वहाँ पर कजान में। और हमारे साथ जो पूर्व राजनयिक श्री अशोक सज्जनहार जी आ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत आप ही से करते हैं आर्यन जी। सबसे पहले वही सवाल कि किस तरह से प्रतीक्षा हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसके लिए, इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए, और भारत के परिप्रेक्ष्य से कैसे देखा जाए? शुक्रिया अजय, मुझे जोड़ने के लिए, और सज्जनहार जी को भी बहुत बहुत सलाम यहाँ से कजान से। और बहुत खूबसूरत जगह है, वो वाकिफ है इन सब जगहों से। और ब्रिक्स जैसे जो बड़े एक मल्टीलेटरल फोरम है, तो निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का बहुत उत्सुकता के साथ स्वागत हो रहा था, जिस एनर्जी के साथ, जिस वाइब्रेशन के साथ प्रधानमंत्री का इस होटल में यहाँ पे स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भारतीय लोग मौजूद थे, बड़ी संख्या में यहाँ पे रशियन लोग भी मौजूद थे। भारत और रूस के मैत्री संबंधों की एक जीवंत तस्वीर को एक तरीके से मुझे देखने का मौका मिला है, और वो वाइब्रेशन पूरे माहौल में दिखाई पड़ रहा था। वो एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। स्वागत में भारत और रूस की सांस्कृतिक छटा भी देखने को मिली, और भारत रूस भाई भाई का दोस्ती हमेशा अमर रहे, इसके नारे लगते रहे। तो अपने आप में एक टोन सेट होता नजर आ रहा है उस सीरियस डायलॉग के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आपने जिक्र किया कि भारत के नजरिए से अगर ब्रिक्स की बात की जाए, तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर में से भारत रहा है शुरुआती समय से। 2006 से, जब से ब्रिक्स एक तरीके से ब्रिक्स या विस्तारित ब्रिक्स नहीं भी था,
उस समय से भारत लगातार इसके एक तरीके से रहा है और ब्रिक्स को आज तक के मौजूदा शेप देने में ब्रिक्स ने भारत में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और ब्रिक्स के मंच के माध्यम से मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाने की बात हो या किस तरीके से दुनिया की वैश्विक भलाई के लिए कुछ ऐसी सहयोग को आगे बढ़ाया जाए जो अपने आप में दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। हम सब जानते हैं और सज्जनहार जी इस बात को विस्तार देते नजर आएंगे कि विकासशील देशों की आवाज को एक मंच देने के लिहाज से, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच देने के लिहाज से इस मंच का गठन हुआ था और ये पहली बार है कि ब्रिक्स विस्तारित सदस्य देशों के साथ में इस बैठक में शामिल होगा। और भारत का नजरिया साफ है, जो कि थीम में रखी गई है, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए मजबूत बहुपक्षवाद की वकालत करता है। तो इस बार की थीम यही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड को कैसे बनाया जाए जहां पे हर एक देश की आवाज और उसके हित हुकूक की बात की जा सके। भारत हमेशा से बड़े जो वैश्विक संस्थाएं हैं, यूएन जैसी, WTO जैसी संस्थाएं, उसमें रिफॉर्म की बात करता रहा है। तो निश्चित तौर से भारत के लिए एक ऐसा मंच है जहां से बेहतरी से न सिर्फ आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की बात होगी, बल्कि दुनिया के लिए आज नई भू राजनीतिक व्यवस्था में जैसे नियम आधारित व्यवस्था को बनाना है, उसको आगे बढ़ाने के, संचालित करने के लिहाज से एक बड़ा मंच होगा जहां भारत अपनी बात रखता नजर आएगा। अजय, आर्यन जी, आप मेरे साथ बने रहिए और अशोक सज्जनदार जी से भी पहला रिएक्शन ले लेते हैं। सर, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इस महत्वपूर्ण मंच पर और जिस तरह से आर्यन जी ने कहा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंच के तौर पर भारत इसको प्राथमिकता के तौर पर देखता रहा है, किस तरह से आप बदलती हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में ब्रिक्स की रेलेवेंस को किस तरह से देखते हैं और भारत में ब्रिक्स की भूमिका को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। और अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। जो आर्यन जी ने बताया, बहुत अच्छी तरह बताया, जो वहाँ पर प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत किया गया। भारतीय मूल के कुछ लोग हैं वहाँ पर, परंतु जो रूसी लोग हैं वहाँ पर भारतीय कला और भारतीय नृत्य के प्रति, भारतीय संगीत के प्रति बहुत ही वहाँ पर रुचि है। मैं कज़ान बहुत बारी जा चुका हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है आर्यन जी जो आज आप वहाँ पर हैं। मैं जब मॉस्को में हुआ करता था, बहुत बारी मैं वहाँ पर गया हूँ और वहाँ पर हमने एक इंडियन कल्चरल सेंटर खोला था, जो कि उनसे जो वहाँ पर रूसी यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं या यंग गर्ल्स हैं, वो उसको रन करती हैं। उसमें इतना ज़्यादा उनकी रुचि है। भरतनाट्यम का वो उन्होंने वहाँ पर सीखा था, जो मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री का आज स्वागत वहाँ पर किया गया है, तो इन्हीं बच्चियों से इन्होंने बहुत आगे इसको चलाया है। और वो यहाँ पर भारत में कला क्षेत्र में भरतनाट्यम की शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं और फिर जाकर उन्होंने वहाँ पर अपना नृत्य स्कूल खोला और हम मॉस्को में एम्बेसी से हमने उनकी सहायता की इसको आगे ले जाने के लिए। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है जो प्रधानमंत्री मोदी को भी वहाँ पर जाकर पहुँचकर ये देखने का अवसर मिला है। और इन सब लोगों के लिए ये मैं समझता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ। आपका जो प्रश्न है, जो आपने कहा, नहीं सर, अब गंभीर विषयों पर बाद में जाएंगे। अभी आपने चूंकि अपना अनुभव बता ही दिया, तो चलिए इसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जो इंडिक स्टडीज को लेकर के जो रूस के लोगों का एक स्वाभाविक सी रुचि है, उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं सर? क्यों इतना रशिया का रुझान भारत की संस्कृति और कला की तरफ है? जी, बहुत मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि शुरुआत से ये केवल सोवियत संघ के समय नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि सोवियत संघ के समय और उनके पास और कोई वो नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पर बस वेस्ट जो है, पूरे पश्चिम के देश थे, यूरोप था, अमेरिका था, उसकी तरफ से पूरी तरीके से बंद था और भी देश कोई उनके साथ नहीं थे। केवल भारत ही एक बड़ा देश था जो जिसके साथ उनके संबंध थे, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे वो आर्थिक संबंध हो, परंतु कल्चरल, संस्कृति के क्षेत्र में और पीपल टू पीपल कनेक्ट। परंतु इससे पहले भी मैं जानता हूं जो बहुत वहां से लोग आए, अफनासी निकेतन का वहां से आना हुआ और बहुत लोग आए जिन्होंने, निकोलाई रेरेख ने, वो भी उनसे पहले सोवियत संघ के समय से पहले यहाँ पर आए थे और वो इतने प्रभावित हुए भारत की कला को देखकर, भारत में जो जितना उन्होंने देखा है, जितनी रिचेस हैं, तो वो देखकर इतने प्रभावित हुए। निकोलाई रेरेख की तो वो जो उनकी कृतियां हैं, जो उनकी पेंटिंग्स हैं, वो पूरे विश्व में मशहूर हैं और उनका बहुत ही एक अपना यूनिक स्टाइल था और उन्हीं की
कुल्लू में आजकल एक ये निकोला रेरिक का एक म्यूजियम भी वहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रहे थे, उन्होंने बहुत साल गुजारे। उससे पहले अफनासी निकेतन, देखिए हम कहते हैं जो 1498 में यहाँ पर वास्को डी गामा आए थे, जो पहले यूरोपियन थे जो भारतीय पहुंचे थे, परंतु उससे पहले अफनासी निकेतन यहाँ पर आए थे और उन्होंने गुजरात में जाकर, उन्होंने वो व्यापारी थे और फिर वहाँ पर वो गुजरात में गए व्यापार करने के लिए, वो भी बहुत प्रभावित हुए। तो मैं समझता हूँ जो एक वहाँ की जो फिलॉसफी है, वहाँ की जो संस्कृति है रूस की, न केवल सोवियत संघ की, न अभी के रूस की, परंतु पहले के रूस की भी, वहाँ पर उन लोगों के मस्तिष्क पर बहुत ही गहरी छवि छाप छोड़कर गई है भारत की कला और भारत की संस्कृति, और वो मैं समझता हूँ अब भी चल रहा है। सोवियत संघ तो विघटन हो गया उसका, और हम जानते हैं रूस उसके बाद उभरा है, परंतु रूस में सभी कुछ अब अवेलेबल है, परंतु फिर भी भारत की संस्कृति की महत्ता, वहाँ यहाँ का जो लिटरेचर है वो वहाँ के लोग अब भी बहुत रुचि से और बहुत ही शौक से वहाँ पर पढ़ते हैं। और एक स्वाभाविक सा रुझान दिखता है। आर्यन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे जो संस्कृति और कला के साथ जुड़े लोग थे उनसे आपने बातचीत की, तो आपको भी शायद एक मिनी इंडिया नज़र आ रहा होगा, और किस तरह से अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों को वो खुले बाहों के साथ स्वीकार करते हुए नज़र आए, और ख़ासतौर पर जो भारत की सनातन संस्कृति है उसकी भी स्वीकार्यता बड़े पैमाने पर रशिया में आज भी देखने को मिल रही। बिल्कुल अजय, जिस चीज का सज्जन हाजी जिक्र कर रहे हैं तो उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से थोड़ा मौजूदा समय तक अगर लेकर आए तो आज प्रधानमंत्री का जब स्वागत करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में भारत और रूस के लोग मौजूद थे, तो उसमें इस्कॉन समूह से जुड़े हुए जो हरिकृष्णा समूह है, पूरा मूवमेंट है, उससे जुड़े हुए लोग भी यहाँ मौजूद थे। करीबन उनकी संख्या 35-40 के आसपास में थी। और रूस की अगर बात की जाए तो इस्कॉन के 100 से ज्यादा मंदिरों की मौजूदगी है। 1 लाख के आसपास अनुयायियों की संख्या है जो कि रशियन ओरिजिन्स के हैं, उसमें भारतीयों की संख्या अलग है। तो आपने जो सनातन की एक तरीके से मौजूदगी का जिक्र किया वो भी है। कला संस्कृति के लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री के स्वागत के समय आज जो नृत्य प्रस्तुत किया गया है, उस नृत्य में जो यहाँ का फोक डांस था उसके साथ में इंडियन फोक डांस का फ्यूजन क्रिएट किया गया था। रशियन जो डांस ट्रुप था उन्होंने किया था, उनकी कोरियोग्राफर ने किया था और बहुत खूबसूरती से किया था। रशिया का जो फोक डांस था उसके साथ में कथक को उन्होंने फिर उसको जोड़ा हुआ था और गरबा को जोड़ा हुआ था। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि किस सामंजस्यता के साथ में उसको प्रस्तुत किया गया। तो ये कल्चरल टाइज को दिखाता है। एक और चीज इसमें जोड़ दूं कि बड़ी संख्या में आज भारतीयों की मौजूदगी कजान शहर में भी है, जिसका जिक्र सज्जन हाजी कर रहे थे और आप भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और ये संख्या सबसे ज्यादा इस लिहाज से है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कोर्सेज की पढ़ाई भी वो यहाँ करते हैं, चाहे वो रशियन लैंग्वेज से जुड़ा हो या मैनेजमेंट की बात हो, बट बहुतायत में बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए छात्र आते हैं। जब से मैं कुछ दिनों से यहाँ पे इस इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ, मुझे भारतीय छात्रों की मौजूदगी बहुत सुखद अनुभव देती है, क्योंकि आपको विदेशी सरजमी पे कोई भारतीय लोग नजर आए तो अपने आप में ये नजर आता है कि हाँ कि आपको कोई अपना मिल गया। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि रूस की जो सोसाइटी है, यहाँ के जो लोग हैं, वो भारत और भारतीयों के लिए बहुत खुले दिल से मिलते हैं। उनके प्रति उनकी स्वीकारता बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कला संस्कृति खान पान हर लिहाज से अपने आप को एक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो या शायद ये बड़ी बात है कि जो एक दशकों पुराने कल्चरल टाइज रहे हैं उसमें जो पीपल टू पीपल कनेक्ट रहा है, वो एक कल्चरल जो रिलेशन उन्होंने डेवलप किया है, शायद इसीलिए इंडिया और इंडियंस के लिए एक बहुत सम्मान नजर आता है। लेकिन उसको एक नई ऊंचाइयों का काम करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस तरीके से चाहे वो सरकारों के बीच में जुड़ा हो, बड़े नेताओं के बीच में जुड़ाव हो, या फिर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिहाज से, बिजनेस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिहाज से पॉलिसीज बनाने की बात हो, उन्होंने वो एक बड़ा आधार तैयार किया है जो हमारे ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयां देता नजर आ रहा है। अजय जी, चरण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से एक प्राकृतिक रुझान दिखता है, उपाध्यक्ष ORF प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत भी जुड़ गए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो हम अभी सॉफ्ट साइड की बात कर रहे हैं इस वक्त इस चर्चा में, क्योंकि शिखर सम्मेलन का तो कल जो दिन है वो कल तय किया गया है। आज कुछ द्विपक्षीय बैठकें होंगी जिस पर हम चर्चा करेंगे। गंभीर विषयों से पहले हम भारत और रूस के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है उस पर
अशोक सज्जनहार जी और हमारे आर्यन जी से बात कर रहे थे। तो आपका भी थोड़ा सा हम रिएक्शन लेना चाहेंगे इस पे कि आज हम बहुत ही प्राकृतिक तौर पर देखते हैं वृंदावन की गलियों में रूस के बहुत सारे जो लोग हैं वो भक्ति भाव में आपको आसानी से नजर आ जाएंगे, और भारतीय भी उनके प्रति बहुत ही सम्मान की दृष्टि से उनकी लोक संस्कृति की और जिस तरह से वो अपनाते हैं भारत की कला को, भारत की संस्कृति को, भारत की सनातन परंपराओं को, उसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। तो ये दोनों देशों के जो सांस्कृतिक संबंध है, प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जी, आप किस तरह से देखते हैं और कैसे ये और भी प्रगाढ़ होंगे प्रधानमंत्री मोदी की इस बार की रूस यात्रा से? धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने काफी जो एक पिछले कुछ सालों से अपनी विदेश नीति में पीपल टू पीपल टाइज और कल्चरल रिलेशनशिप्स का जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक रोल दिया है विदेश नीति में, उसका जहां तक रूस का संबंध है उसके साथ तो हमेशा से हमारे संबंध बहुत ही प्रगाढ़ रहे हैं, और सांस्कृतिक संबंध खासकर पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो रही है वो बहुत एक अभूतपूर्व रही है, क्योंकि हमने देखा कि जब हम स्ट्रेटेजिकली थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी थे, तब भी हमारी जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप था, कल्चरल टाइज थी, उन्होंने इन संबंधों को एक तरह से और नीचे आने से रोका है। तो अगर हम जहाँ तक हमारी जो कोल्ड वॉर के समय से जब हम एक दूसरे के साथ लिटरेचर के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, कल्चरल रिलेशनशिप्स के थ्रू एक ब्रिज बना रहे थे, उसका एक नमूना आज हमको देखने को मिलता है, जब कि जहाँ पर पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो है वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट लीवर है इस एंगेजमेंट का। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इसको अपनी जो विदेश नीति रही है उसके केंद्र में रखकर आगे ले जाने की कोशिश करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विजिट और इसमें जो ब्रिक्स का जो एजेंडा है उसमें भी पीपल टू पीपल, अगर आप टाइज का जिक्र देखेंगे तो ये भारत की ही एक पहल रही है जो भारत ने पहल करी, और उस पहल के बाद भारत ने उसको ब्रिक्स के एजेंडा में भी शामिल किया और एक मुहिम के तौर पर इसको आगे बढ़ाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो द्विपक्षीय तो ये इसमें संबंध है ही, लेकिन उन द्विपक्षीय संबंधों से आगे उठकर प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत ने इसको एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क में भी, एक यूनिलैटरल फ्रेमवर्क में भी रखने की कोशिश करी, जिसका नमूना हमको ब्रिक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक रूस और भारत का सवाल है, ये संबंध हमेशा से बहुत करीबी रहे हैं, और इनको करीबी बनाने में जो हमारे कल्चरल रिलेशनशिप है उसने बहुत एक जो रोल प्ले किया है, वो मुझे लगता है आज भी आपको देखने को मिला और आगे आने वाले समय में देखेंगे। जी प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और इस वक्त तो पूरी दुनिया की निगाहें होंगी भारत और रूस के संबंधों पर, क्योंकि लगातार इस बार शायद पुतिन के लिए ये सबसे बड़ा मंच है। जब यूक्रेन संकट शुरू हुआ, और अशोक संजना जी, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूँगा कि ये शायद पहला मौका है जब पुतिन साहब ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी देशों ने जो रूस को अलग थलग करने की कोशिश की, जो सैंक्शंस लगाए यूक्रेन में, और वो लगातार जो युद्ध को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भारत ने बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की पहली द्विपक्षीय जो वार्ता है वो रूस के राष्ट्रपति के साथ ही होने वाली है, इसलिए मैं इस विषय को उठा रहा कि रूस शायद ये पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद, खासतौर पर पश्चिम देशों के, अभी भी रूस अलग थलग नहीं है और बड़ी महाशक्तियां उसके साथ हैं। ये उनके लिए शायद एक बड़ा मंच होने जा रहा है। जी अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरे विचार से ये इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश होगा रूस के लिए, क्योंकि रूस वहाँ पर मेज़बानी कर रहा है, तो सबसे बड़ा उसका संदेश यही होगा। जो पश्चिम के देश जो उसको एकदम आइसोलेट करने में लगे हुए हैं, सैंक्शंस करने में लगे हुए हैं, 2-2.5 साल से युद्ध चल रहा है, परंतु फिर भी अब ये जो 9 देश हैं ब्रिक्स के, 5 तो पहले जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं जी, और 4 मेंबर जो कि पिछले साल ऐड किए गए। पिछले साल जोहानिसबर्ग में 6 मेंबर्स को ऐड किया गया, परंतु उसमें एक तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया, जो वो नहीं ज्वाइन करना चाहते, क्योंकि वो समझते थे जो ये ब्रिक्स जो है ये एक एंटी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म बनकर उभर सकता है। और उनके जो नए राष्ट्रपति आए पिछले साल नवंबर के इलेक्शन के बाद, तो वो उनके संबंध अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे, तो इसीलिए उन्होंने इसके अंदर आने से इनकार कर दिया। सऊदी अरेबिया एक और बड़ा देश है जिसको ये आमंत्रित किया गया था, निमंत्रण दिया गया था, परंतु सऊदी अरेबिया ने भी अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है जो वो ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा।
वो सब उसकी मीटिंग्स वगैरह में तो अटेंड कर रहे हैं, परंतु अभी उन्होंने पूरी तरीके से इसको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मतलब 9 देश के जो वहाँ पर शिखर शीर्ष नेता हैं वो तो आएंगे, पर इसके अलावा अब वहाँ पर करीब 28 और देशों के, चाहे वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उनको आमंत्रित किया गया है। और ये बड़े बड़े देश हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने पहले कहा था जो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतनी ज़्यादा लोगों में चाह है जो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं, जो उन्होंने जिक्र किया था, उन्होंने जो नंबर दिया था 33 का नंबर दिया था, जो हमारे पास फॉर्मल एप्लीकेशन आ गई हैं 33 सदस्यों से जी बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए। परंतु अब ऐसा लगता है वहां पर करीब 28 ऐसे देश के नेता, बड़े नेता, शीर्ष नेता वहां पर आएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे वो तुर्की के हों, अर्दोगान हों, कजाकिस्तान के हों, तोकायव हों, या फिर मलेशिया के हों, अनवर इब्राहिम हों। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े देशों के नेता, जो महत्वपूर्ण देश हैं, उनके नेता वहां पर आएंगे। और करीब 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके हेड जो हैं वो भी वहां पर आएंगे। तो ये मेरे विचार से, जिसे कहा जाए, इसका राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मौका है, बहुत महत्वपूर्ण वो संदेश देना चाहते हैं। जो दुनिया अभी भी मेरे साथ खड़ी है, मैं दुनिया से बिल्कुल, चाहे ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मेरे विरुद्ध एक वो जारी कर दिया हो, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया हो, परंतु फिर भी पूरी दुनिया, जब मैं न्योता देता हूं, तो वो जब रूस न्योता देता है तो आना ये सब देश आते हैं। तो सर इससे पहले कि हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले जो बिजनेस मीटिंग हुई, उसमें पुतिन साहब ने क्या कहा, उसकी बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। और आर्यन जी, मैं आपके पास आऊँगा। तो पुतिन जी ने ये कहा, जो अशोक सजना जी कह रहे हैं कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब ब्रिक्स से संचालित होगा। ये लगातार वो संदेश दे रहे हैं। और वो जो बड़ी बातें हैं जो कि पुतिन ने कहा, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जब उन्होंने कहा कि 2023 में ब्रिक्स ब्लॉक्स की हिस्सेदारी जो थी वो 37.4% थी, ये सारी बातें उन्होंने कही। और पुतिन का ये दावा है कि जो ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी है वो $60 ट्रिलियन हो चुकी है, जो कि जो G7 के देश हैं उनसे ज़्यादा है। यानी वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि G7 का रेलेवेंस अब पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए उतना सही नहीं रह गया है या उतना उचित नहीं रह गया है, इसलिए ब्रिक्स को एक अल्टरनेट फोरम के तौर पर देखा जाना चाहिए। 1992 में जब वो जिक्र कर रहे हैं कि G7 का वैश्विक जीडीपी में जो योगदान था 45.5% था, ब्रिक्स देशों का केवल 16.7% था। लेकिन 2023 में ये सूरत बदल चुकी है। अब ब्रिक्स ब्लॉक्स की जो हिस्सेदारी है वो 37% से ज़्यादा हो गई है और G7 उससे कम, 30% से भी कम के स्तर पर आ चुका है। और ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था इस साल अगर अनुमान देखें तो औसतन 4% की दर से बढ़ेगी। बिग ब्लॉक की बात कर रहे हैं। और G7 की जो अर्थव्यवस्था है 1.7% की दर से बढ़ोतरी करेंगी। दुनिया के कुल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 25% जो एक्सपोर्ट्स है वो ब्रिक्स देशों से ही किया जा रहा है। और इन देशों में जो एनर्जी, मेटल और खाद्य पदार्थों का बाजार है वो पूरे वैश्विक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस, हो सकता है उसका नॉमेनक्लेचर हो जाए उसके बाद में, तो उस पर काफ़ी लोगों की निगाहें रहेंगी। आर्यन जी, अब हम आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि ये जो पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स नहीं, या ब्रिक्स प्लस के रूप में देखा जाए, तो शायद ब्रिक्स समूह का विस्तार भी 2024 के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। और अगर इसको लेकर के पूरी दुनिया को ये संदेश देने में कामयाब होते हैं पुतिन साहब कि नहीं, ब्रिक्स प्लस की रेलेवेंस बढ़ रही है और G7 को उतना गंभीरता से दुनिया को नहीं लेना चाहिए। अजय जी, आपके साथ जो मेहमान मौजूद है वो इसको बेहतरी से बताएंगे, लेकिन मैं अपनी सीमित समझ में इस बात को आगे इस तरह से रखना चाहूंगा कि ब्रिक्स का विस्तार अलग अलग कॉन्टिनेंटल तक होता नजर आ रहा है, जो इसको एक वैश्विक स्वरूप दे रहा है। पहले एक सीमित देशों का संगठन के तौर पर इसको देखा जाता था, लेकिन पिछले 2023 के 15वें शिखर सम्मेलन में जो कि उफा में हुआ, वहां से इस बात की जब घोषणा होती है नए सदस्यों को लेने के बाद में, तो इसका ज्योग्राफिकली प्रेजेंस जो है वो बढ़ गया है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिक्स अपने एक्सपेंशन के साथ में अपने रेलेवेंस को शो करता, एस्टेब्लिश करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इस विस्तार से क्या हुआ है ब्रिक्स में ये हुआ है कि हमारे पास में ऑयल प्रोडक्शन के एक बड़े बास्केट के तौर पर हमारे पास में पूल देशों का हो गया है। और ये लगभग दुनिया के कच्चे तेल के उत्पादन का 44% के आसपास में है, जो कि ब्रिक्स देशों का या जो विस्तारित समूह का जो पूरा ब्रिक्स प्लस है
उनके पास आ गया। तो इस बात की भी कई संभावना जताई जा रही है कि जब ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जब ये हो रहा है, इसमें मंथन होगा, शीर्ष नेताओं का या तमाम डेलिब्रेशंस होंगे, तो एनर्जी सिक्योरिटी पर एक नई प्रकार की रणनीतिक पहल के साथ में ब्रिक्स समूह के जो देश है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस पर बहुत गंभीरता से बात हो सकती है। आप लोग शुरुआत में इस बात का जिक्र कर रहे थे, आप अपने मेहमानों से, पुतिन साहब के लिए एक मौका है दुनिया को दिखाने के लिए कि वो अलग थलग नहीं हुए हैं। मैं उस वाली बात में सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि हमें ध्यान है कि हम भारत की विदेश नीति एक निष्पक्ष विदेश नीति के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसको आगे बढ़ाते नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि भारत निष्पक्ष जरूर है लेकिन पक्षधार भी है। पक्षकार किसका है? वो है शांति का। और लगातार भारत के और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो प्रयास है शांति स्थापना को लेकर, इसकी दुनिया भर में बहुत तारीफ हो रही है। खुद राष्ट्रपति पुतिन कई बार भारत के सीरियस शांति के प्रयासों के लिए उसके अप्रिशिएशन कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी के एफर्ट्स को वो अप्रिशिएशन कर चुके हैं। और ये अपने आप में कई बार कहा जा चुका है कि अगर दुनिया में इस प्रकार के जो संघर्ष चल रहे हैं उसमें शांति के लिए कोई एक सीरियस पहल हो सकती है या कोई व्यक्ति इसमें एक बड़ा रोल अदा कर सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है। तो जाहिर सी बात है कि भले ही संघर्षों के बीच में संवाद से समाधान की ओर, शांति का रास्ता निकालने की जब कोशिश होती है तो भारत और पीएम मोदी का जिक्र नजर आता है। तो दुनिया के सबसे बड़ी चुनौती जहां पे शांति स्थापना हो या फिर आर्थिक विकास की बात हो तो भी भारत वहां पे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पे मौजूद है। और ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसीज के साथ में, मानव केंद्रित नीतियों के साथ में भारत ये दुनिया को संदेश देने में सफल हुआ कि हम 140 करोड़ देश की आबादी को कैसे बेहतरी की ओर ले जा रहे हैं। 25 करोड़ लोग हमारे यहाँ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और हमने ऐसी नीतियां बनाई हैं जिसकी लाभ हमारे सहयोगी देश उठा सकते हैं। तो वो बड़ा संदेश कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से भी निकलता नजर आएगा। अजय, वो सही कहा आपने। और राष्ट्रपति पुतिन ने भी अभी बीते कुछ दिनों पहले ही भारत की उस पॉलिसी का समर्थन किया, उसकी सराहना की। जब पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं युद्ध के लिए, भारत ने शांति की पहल की है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हर्षपन जी, ये बताएं कि कजान डिक्लेरेशन पे तो सभी की निगाहें हैं, भारत ने भी कहा है शायद कजान डिक्लेरेशन पर सहमति बन सकती है। हम क्या उम्मीद करें रशिया की तरफ से? कजान डिक्लेरेशन में किन बातों को पुश किया जाएगा? क्या वो डीडॉलराइजेशन की बात करेंगे? स्विफ्ट से उनको 2020 या 22 में मेरे ख्याल से बाहर कर दिया गया, सैंक्शन लगाए गए, तो क्या वो एक नए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की बात कर सकते हैं? वो कौन सी उम्मीदें हैं जो हम कजान डिक्लेरेशन से इस बार लगा सकते हैं? देखिए, कई बिंदुओं पर मुझे लगता है पहल की जा सकती है और डीडॉलराइजेशन जिसका आपने जिक्र किया वो काफी हद तक एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है रूस के लिए और चीन के लिए भी रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक आम सहमति बनना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि उसको आगे जरूर बढ़ाया जाएगा और उसको पुश किया जाएगा, जैसे पिछले कुछ समय से ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड की बात जो हम कर रहे हैं उसके लिए एक डेफिनेटिव हमने एक माइलस्टोन तय किया था, एक एम्बिशियस गोल उसका तय किया हुआ है। तो वो किस तरह से और आगे बढ़े, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है, जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है, उसमें इकोनॉमिक जो एंगल है, ट्रेड भी उसकी एक तरह से उसका एक विक्टिम बनता जा रहा है। तो किस तरह से अगर हम इन ब्रिक्स ग्रुपिंग को देखें, वो ब्रिक्स ग्रुपिंग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड फाइनेंस रिजीम में, उसके लिए मुझे लगता है ब्रिक्स डिक्लेरेशन, कजान डिक्लेरेशन एक इम्पोर्टेंट गोल सेट कर सकता है। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिक्स का जो ओरिजिनल एजेंडा था वो यही था कि जो एक तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, उसमें कैसे जो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं ये अपनी पहचान, अपनी आवाज को बुलंद कर सके। तो उसको लेकर जो भी कदम उठाए गए हैं, चाहे वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हो या जो डीडॉलराइजेशन की बात आगे बढ़ाई गई है, वो उसको लेकर ही आगे बढ़ी है। तो कहीं पर वो ये सारे मुद्दे जरूर सेंटर में रखकर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है एक ब्रॉडर जो एक अप्रोच ये भी रहेगा कि किस तरह से जो ग्लोबल गवर्नेंस का आर्किटेक्चर है उसमें जो देश हैं, जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी आवाज किस तरह से और बुलंद की जा सके। तो मुझे लगता है वो बड़ा जो एक मुद्दा है वो अभी तक बना हुआ है और उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश ब्रिक्स ये डिक्लेरेशन कर सकता है।
तो बहुपक्षवाद जो कि इस पूरे शिखर सम्मेलन के केंद्र में भी है अशोक सज्जनहार जी, और भारत भी लगातार हर मंच पे लगभग ये कहता रहा है कि आज की जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनमें रिफॉर्म ज़रूरी है, आज की रियलिटीज़ को मद्देनज़र उनमें सुधार की आवश्यकता है। शायद रूस इस मंच का इस्तेमाल कर सकता है फिर से, शायद यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी बुलाया गया है, आपने बताया बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, तो ये क्या वाकई कजान डिक्लेरेशन में हम ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं? ख़ासतौर पर जो एक नई करेंसी बनाने की बात हो रही है कि डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो, अमेरिका का डोमिनेंस खत्म हो इन सभी बहुउद्देशीय संस्थाओं पर, उसकी कोशिश के रूप में इस शिखर सम्मेलन को आप देख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल अजय जी, आपने दोनों बहुत महत्वपूर्ण ये जो मुद्दे उठाए हैं, सवाल उठाए हैं। तो पहले मैं अगर डी डॉलराइजेशन के बारे में कहूँ, देखिए इसके बारे में बहुत मंचों पर जहाँ चीन और रूस रहे हैं ये बात होती रही है, जो हमारे ऊपर जो डॉलर की पकड़ है इसको हमें कम करना चाहिए। और 2022 में तो हमने देखा है जब सैंक्शंस लग गए हैं रूस के ऊपर, तो ये पूरी दुनिया को मालूम चल गया है जो डॉलर की जो इतनी ज़्यादा डोमिनेशन है, इसको अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए या अपने गुट के फ़ायदे के लिए वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ उसकी जो रफ्तार है, जो हमें और करेंसीज़ में ट्रेड करना चाहिए, डॉलर का इतना डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उसकी तरफ काफ़ी प्रगति हुई है, काफ़ी अग्रसर हुए। सर ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आ गई हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें थीं, और पहली बार ये तस्वीरें हम तक पहुंची हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता से जस्ट पहले तुरंत पहले हैंडशेक करते हुए गले मिलते नजर आए। और कई सारे मौक़ों पर हमने देखा है कि दोनों नेता गले मिल करके ही अपनी दोस्ती का इजहार करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत तौर पर कितने करीब अपने आप को महसूस करते हैं। Исторически замечательных городов в Поволжье. Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепления в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепления в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. ये एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कज़ान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर कज़ान में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении.
имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения. हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, खासतौर पर ये बात मायने रखते हुए कि भारत और रूस ये ब्रिक्स के मूल सदस्य देश है। Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться. रूस और भारत के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये रिश्ते बढ़ते जाते हैं। Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов. पार्लियामेंट्स के बीच जो संपर्क है वो भी बढ़ते हैं। Наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся. हमारे विदेश मंत्री संपर्क में रहते हैं। В хорошем состоянии находится товарооборот. हमारे व्यापार भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше Превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше Превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше Превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность. И сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए।
शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше Превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо. और आप देख रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण जो लाइव टेलीकास्ट सीधे कजान से, और रूस और भारत एक तरह से किस तरह से तमाम वैश्विक मुद्दों पर एक साथ आ सकते हैं। दोनों ही देशों ने प्रतिबद्धता जताई है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमें कई सारे वैश्विक मुद्दों पर लगातार काम करना चाहिए, और अमेरिका की कार्रवाई को सुधारने के लिए भी हमें निर्णय लेना होगा। बहुत सारे मौके आएंगे बातचीत के उस पर, और भारत और रूस के बीच में जो सहयोग चल रहा है, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, रूस के बीच जो रणनीतिक संबंध है उसका वो स्वागत करते हैं, और कूटनीतिक उपस्थिति, उन्होंने कहा भारत की कूटनीतिक उपस्थिति से हमें बहुत फायदा होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत एट ब्रिक्स, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है, और तस्वीरें आ चुकी है। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं, और रूस और यूक्रेन के बीच शांति के प्रयास का मैं समर्थक हूं, और लगातार भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करता रहेगा। अशोक संजना जी, मैं आप ही का रिएक्शन जानना चाहूँगा प्रधानमंत्री के इस ओपनिंग स्टेटमेंट पर। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने संघर्ष शब्द का एक बार फिर से इस्तेमाल किया, युद्ध शब्द नहीं कहा, बहुत ही नपे-तुले शब्दों में एक बार फिर से ये बता दिया है कि भारत एक मित्र के तौर पर आपके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे विचार से प्रधानमंत्री मोदी का ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने एक तो उसको एक्सेप्ट किया जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जो आपने यहाँ पर हमारे यहाँ कॉन्सुलेट जनरल खोला है कजान में, इससे अच्छा फ़ायदा होगा दोनों देशों का, तो इसके बारे में तो उन्होंने बात की। परंतु जो उनका मुख्य फोकस था उनकी जो स्टेटमेंट का, वो था जो अब युद्ध को ख़त्म होना चाहिए। और उन्होंने कहा, हमने बहुत बारी बात की है, देखिए ब्रिक्स में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री मोदी गए वहाँ पर तो उन्होंने कहा हम मल्टीलैटरलिज्म पर बात करेंगे, हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक एजेंडा पर बात करेंगे, ब्रिक्स में वही काम होता है, सप्लाई चेन रेजिलियंस बात करेंगे, कल्चरल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वगैरह बात करेंगे। परंतु जो उनका ओपनिंग स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने ये ब्रिक्स के बारे में जो बातें होनी है उसका कोई जिक्र नहीं किया।
एक अगर ठोस बात पर उन्होंने जोर दिया है, अगर फोकस किया है, वो रूस और यूक्रेन के युद्ध पर किया है। और ये कहा है, जो हम हमेशा से मानते हैं, जो युद्ध किसी भी मुद्दे का प्रश्न का समाधान नहीं है, उसको आपको बातचीत से ही हल करना चाहिए और हम उसके पूरे समर्थन में हैं, हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अगर 10 बातें कहते और उसमें एक बात ये होती रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, तो इसका एक महत्व होता। और अब जो उन्होंने कही है, केवल एक बात कही है और वो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में कही है, और कैसे भारत संग्राम के उसमें नहीं, कॉन्फ्लिक्ट के पक्ष में नहीं है, परंतु वो डायलॉग डिप्लोमेसी से वो सुलह चाहता है, जिसको जल्दी से जल्दी बाहर तो सर एक बार करना फिर से सुन चाहिए। लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा इस द्विपक्षीय वार्ता से ठीक पहले। आइए सुनते हैं। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे, गहरी मित्रता, सहयोग को बल मिला है। अध्यक्षता के लिए धन्यवाद। समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हों और हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हों। संघर्ष को रोकने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत एट ब्रिक्स। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक जमाना था, हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान स्कीम हर छोटे शहर के बड़े बनने की ख्वाहिश की उड़ान है। हर छोटे बिजनेसमैन को बड़े शहरों तक अपना व्यापार फैलाने की उड़ान है। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और विकास की उड़ान है। आम नागरिक के हौसलों की उड़ान, विकसित भारत की नई उड़ान है। उड़ान के शानदार 8 साल। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत एट ब्रिक्स और प्रधानमंत्री रूस के कजान शहर में पहुंच चुके हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन शिखर सम्मेलन तो कल होगा, उससे पहले आज द्विपक्षीय बैठक इस वक्त चल रही है भारत और रूस के बीच में। ओपनिंग स्टेटमेंट दोनों ही नेताओं के आ चुके हैं और व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री के साथ जो लगातार उनकी बातचीत होती रही उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय इस शिखर सम्मेलन के दौरान लिए जाएंगे और बहुत सारे मौके मिलेंगे दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने का। और प्रोफेसर पंत हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। प्रोफेसर पंत, जिस तरह से आपने पुतिन साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि हम लगातार बात करते रहते हैं और भारत और रूस के बीच में जो साझेदारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रणनीतिक साझेदारी भले ही उस स्तर पे हम लोग हैं, लेकिन इसको और भी मजबूत बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये रूस ने बहुत बड़ा भरोसा एक बार जताया है भारत पर और भारत के जरिए दुनिया को भी कई सारे संदेश एक साथ दिए हैं। प्रोफेसर पंत जी, भारत देखिए, रूस के लिए भारत बहुत एक महत्वपूर्ण पार्टनर तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि रूस के अगर आप बाकी जो मित्र देश हैं उनको देखें तो वो सारे तो एक ऐसे देश हैं जो ज्यादातर इस समय बहुत उनकी प्रोफाइल इतनी पॉजिटिव नहीं है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। तो जैसे चीन है, नॉर्थ कोरिया है या ईरान को अगर आप ले लें तो भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत एक तरह से बैलेंसिंग एक फोर्स है इंटरनेशनल सिस्टम में। और जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने भी दिया है वो भी इस बात को दर्शाता है कि भारत एक मित्र देश के तौर पर एक सलाह देता रहा है कि इस युद्ध को किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होना चाहिए, शांति की तरफ दोनों देशों को जाना चाहिए, यूक्रेन और रूस को। और वो एक मित्र देश जो अपने आप में कॉन्फिडेंट है, अपने प्रोफाइल को लेकर, अपने स्टैंडिंग को लेकर, वही दे सकता है। तो वो मुझे लगता है भारत और बाकी देशों में जो रूस के मित्र देश हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क है और इसीलिए ये पार्टनरशिप रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पार्टनरशिप और दूसरी पार्टनरशिप से रूस के लिए अलग है कि भारत एक न सिर्फ अपने तौर पर एक खड़ा देश है बल्कि एक ऐसा देश है जो दुनिया में एक ब्रिजिंग पावर के तौर पर भी एक्ट करता है। तो वो मुझे लगता है जो पुतिन साहब या रूस भारत के साथ एक अपने संबंधों को और घनिष्ठ और प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत का अपना जो एक उभार है इस समय दुनिया में और भारत के जो एक रोल है दूसरे देशों के साथ, चाहे वो ग्लोबल साउथ के हो, ग्लोबल नॉर्थ के हो, पश्चिमी देश हो, रूस और यूक्रेन हो, उनके साथ किस तरह से भारत एक बैलेंसिंग एक्टर के तौर पर काम कर सकता है। वो मुझे लगता है भारत का जो एक स्पेशल जो एट्रीब्यूट है उसको कहीं पर टैप करना रूस चाहेगा और उसी का एक प्रमाण पुतिन ने भी अपनी स्पीच में दिया और भारत ने उसको रेसिप्रोकेट करके कहा कि हम भी और ज्यादा घनिष्ठता चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये युद्ध जो है, ये संघर्ष जो है जल्दी से जल्दी शांति और स्थिरता के लगातार काम करते रहेंगे। और वरिष्ठ संवाददाता आर एन प्रताप सिंह इस वक्त कजान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर एन जी, एक बार फिर से आपका आभार। जिस तरह से दोनों नेता एक बार फिर से मिले और हमेशा जब पुतिन साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं तो वो हाथ मिलाते नहीं हो, सीधे गले मिलते हैं हर बार और एक दूसरे की पीठ को थपकी देते हुए और उसके बाद फिर मित्रता की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं पूरी दुनिया के लिए। ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कहती है? द्विपक्षीय वार्ता तो चल रही, मुझे लगता है कि और भी बड़ी खबरें रूस और भारत के संबंधों पर, माफ कीजिएगा, आज शाम तक निकल करके आने वाली है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अजय, शुक्रिया। और निश्चित तौर से हम सब ने सुना है प्रधानमंत्री के ओपनिंग स्टेटमेंट को। भले ये द्विपक्षीय मुलाकात थी लेकिन प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ग्लोबल हेडलाइन दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से शांति के माध्यम को अपनाने का जिक्र किया है और हम जानते हैं कितनी साफ गोई के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इस बात को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके सामने उनके साथ हो रही बैठक में इस बात को कहा कि आपको संघर्ष के बजाय शांति का रास्ता अपनाना चाहिए और भारत हर एक सहयोग, हर संभावित सहयोग देने के लिए तत्पर है। और हम जानते हैं कि दुनिया में कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, लेकिन किस नेता ने अभी तक इस प्रकार के संघर्ष के बीच में इतनी बड़ी बात कही है, वो भी सीधे उस व्यक्ति के से जो कि संघर्ष में एक तरीके से रूस तरीके से लगा हुआ है। तो उसके बात को कहना ये बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है। भले ये द्विपक्षीय बैठक है लेकिन ग्लोबल हेडलाइन पहले भी कई बार बनी और एक बार फिर से ये ग्लोबल हेडलाइन ब्रिक्स के मंच पे बनेगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे रूस
जो कि भारत का बहुत करीबी मित्र देश है, प्रधानमंत्री मोदी ने, जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति जो कि उनके एक बहुत घनिष्ठ मित्र है, उनको सीधे तौर पे कहा है कि साहब शांति से आगे बढ़िए और भारत शांति का पक्षधर है। तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में तमाम मसलों और मुद्दों जिनको लेकर चर्चा हो रही है, उसमें विश्व शांति भी एक बहुत बड़ा मसला है और किस प्रकार के दो बड़े संघर्ष जो इस वक्त चल रहे हैं उनको लेकर लगातार बात हो रही है। लेकिन उस बीच में प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट मुझे लगता है एक बहुत बड़ी खबर है। हमारे दोनों मेहमान इस बात को शायद और बेहतरी से बताएंगे, हालांकि पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री इस बात को रख चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से ब्रिक्स के समय में प्रधानमंत्री का ये कहना, शांति के रास्ते से समाधान निकालने की बात करना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जिसका हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन के साथ में है। पिछली जुलाई में मॉस्को में हुई बैठक में दोनों ही नेताओं ने व्यापारिक जो द्विपक्षीय संबंध है उसको $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा था 2030 तक। उस पर भी हमारे साथ से अंदाज से बात होती नजर आई। इसके अलावा कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए, व्लादिवोस्तोक से चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर पर लगातार हम उसमें विस्तार आगे बढ़ाते रखे हैं, उस दिशा में भी बात होती नजर आएगी। साथ ही साथ दोनों देश किस प्रकार से विभिन्न जो सेक्टर्स है जहां पे बहुत पोटेंशियल है, जिनमें हम टैप करके अपने आपसी संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में बढ़ने का एक मौके का संभावना के तौर पर इस मंच पे द्विपक्षीय बैठकों के दौरान मुलाकात में इस बातचीत होती नजर आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री का शांति का संदेश संघर्ष से हटकर कहना ये अपने आप में इस वक्त की ग्लोबल हेडलाइन है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से पुतिन साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा कि जब पश्चिमी देश खासतौर पर अमेरिका युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे में भारत शांति की बात कर रहा है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। अशोक सज्जनर जी, आपके अनुभव से हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो द्विपक्षीय वार्ता अभी चल रही है, शांति की बात तो प्रधानमंत्री ने कही और पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश जरूर दिया, लेकिन वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बातचीत चल रही होगी और हम क्या कुछ देख सकते हैं दोनों देशों के बीच में? कौन से और क्षेत्र जहां पर ये सहयोग और बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए अजय जी, जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से गए तो उन्होंने अपना जो एक ट्विटर पर मैसेज डाला, जो वो बहुत ही उत्सुकता से इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने 2 मुद्दे उठाए। बेसिकली उन्होंने कहा जो ब्रिक्स का जो मुद्दा है, ब्रिक्स में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर है, सप्लाई चेन की रेजिलियंस के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर है, इन सब के ऊपर बातचीत होगी। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपको याद होगा जब 2001 में जिम ओनील ने बताया था, जो ये 4 जो देश हैं, उस समय केवल 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, तो ये सब साथ में आएंगे तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल होगा पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए। परंतु अब है जो यही मुद्दा बेसिकली है, और इसी से हम न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर आए हैं, करेंसी रिजर्व स्वैप सिस्टम पर। आजकल जो हालात हो गए हैं वो बहुत ही मुश्किल के हालात हो गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 युद्ध चल रहे हैं। 5 साल पहले हमें कोविड-19 पेंडेमिक हुआ, उससे भी पूरे दुनिया की पूरी विश्व में अर्थव्यवस्था जो है वो एकदम खराब हो गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इन मुद्दों पर हम बात करेंगे, और जो पहले आप कह रहे थे एक डी-डॉलराइजेशन या अपनी लोकल करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में कैसे अपने व्यापार को बढ़ाया जाए, और दूसरा है सदस्यता को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम देखते हैं राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा जो हमारे पास 33 देशों के फॉर्मल एप्लीकेशंस आए हैं जो कि सदस्य बनना चाहते हैं, परंतु हमको ये भी मालूम है जो 33 देश हैं उनको सदस्य के रूप में नहीं अब इंक्लूड किया जाएगा, अब उनको पार्टनर के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ब्रिक्स के उसमें। परंतु एक दूसरा जो मुद्दा है, उन्होंने कहा भारत और रूस के बीच में जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको हम आगे लेकर जाएंगे। तो उसमें मैं समझता हूं चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे वो हम डिस्काउंटेड ऑयल खरीदते हैं, डिफेंस सप्लाईज की, S-400 जो हमारे यहाँ पर आनी है, और जो हमारे पास स्पेयर्स आने हैं डिफेंस में, न्यूक्लियर एनर्जी में जो हमारा कोऑपरेशन हो रहा है, मैं समझता हूँ ये सभी जो मुद्दे हैं ये अब जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है उसमें इसके ऊपर बातचीत होगी। अशोक सज्जनर जी, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यन, हम आप इस वार्ता को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। कल हमने एक और बड़ी खबर देखी, और भारत और चीन के बीच जो संबंध है उसको लेकर के, और चीन ने LAC पर जो सीमा पर गतिरोध खत्म होने पर जो
सहमति दिखाई है उसकी पुष्टि कर दी है। और ये पहली बार है कि जब चीन ने ताज़ा समझौते को लेकर के कोई बड़ा बयान दिया। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं और आपस में प्रासंगिक समाधान पर पहुंच गए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी मंगलवार को कहा कि चीन और भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर दोनों ही देश पहुंच चुके हैं और समाधान को लागू करने के लिए वो लगातार काम करेंगे। इससे पहले भारत ने सोमवार को चीन के साथ LAC पर गतिरोध वाले बाकी पॉइंट्स पर गश्त के साथ एक समझौते पर सहमत होने की बात कही थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के राजनयिक और सैन्य वार्ताकार कई प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे के साथ निकट संपर्क में हैं। इस चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में LAC पर गश्त को लेकर के सहमत बना चुके हैं। इस समझौते से सैनिकों की वापसी होगी और 2020 में उठे मुद्दों का समाधान होगा। हाल के दिनों में दोनों देशों ने कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से भारत और चीन की सीमा पर प्रासंगिक मुद्दों पर करीबी संवाद बनाए रखा है। वर्तमान में दोनों पक्ष प्रासंगिक मुद्दों के समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसका चीन ने सकारात्मक मूल्यांकन किया है। अगले चरण में चीन समाधान को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। तो आपने ये महत्वपूर्ण बयान सुना चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का। स्पष्ट तौर पर उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि भारत और चीन के बीच में जो संबंध है उसमें एक नया मोड़ कल आया और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशिया जाने से ठीक पहले ये बहुत बड़ा बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से आया, जहां पर अब चीन के भी विदेश मंत्रालय ने अपनी पुष्टि कर दी है। इस खबर की और इस बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की रोशनी में हमारे संवाददाता जो खजान में है आर्यन प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्यन जी, कैसे देख रहे हैं आप भारत और चीन की संबंधों की दिशा में? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही मुझे लगता है कि कुछ और भी बड़ी खबरें, आपने कहा कि ग्लोबल हेडलाइन तो दे दी आज प्रधानमंत्री ने, लेकिन और भी बड़ी खबरें आती हुई शायद दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऐसा पिछले 2 साल से जो लगातार बातचीत है उसका हल ठीक एक दिन पहले निकल चुका है। अजय, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कल की सबसे बड़ी खबर के तौर पे था और जो भारत की ओर से भी बात कही गई, फिर चीन के पक्ष की ओर से भी निकल के आई कि जिस प्रकार का गतिरोध LAC पे बना हुआ था उसमें एक तरीके से सहमति बनी है कि जो गतिरोध से पहले की स्थिति थी उस प्रकार की पेट्रोलिंग होती व्यवस्थाएं आगे हम फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे, उसको जमीन पे उतारेंगे। और ये अपने आप की एक बड़ी खबर है। ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है क्योंकि नया भारत है। इस नए भारत का अभ्युदय हुआ है जो झुकता नहीं है, रुकता नहीं है और अपने हक हकूक के लिए, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता के लिए मजबूती से खड़ा होने का मादा रखता है। और शायद इसी बात को इतने समय में चीन ने भी समझा है, तो शायद इसलिए भले ही वो ब्रिक्स के शीर्ष शिखर सम्मेलन से पहले ही क्यों ना हो इस गतिरोध पे एक समाधान की ओर बढ़ने का रास्ता निकल के आया हो, लेकिन इतने समय में चीन, वहां की सरकार, वहां की जो सेना है, उन सभी ने, PLA ने इस बात को समझा है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। और हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि शांति जो है वो शक्ति से हासिल होती है, शक्ति संतुलन से, यानी कि हम सक्षम होंगे तो शांति स्थापित होगी। और भारत हमेशा से कहता रहा है वो शांति का पक्षधर है, चाहे वो हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ में किसी भी प्रकार की गतिरोध ही क्यों ना हो। चीन के साथ कई वर्षों से 2020 में जिस प्रकार का ये पूरा मामला हुआ था, हमारे बड़ी संख्या में सैनिकों को हमने पाया था, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में चीन के सैनिक भी मारे गए थे। तो लेकिन उस गतिरोध के बाद से लगातार कई स्तर पे बातचीत होती रही, जिसमें डिप्लोमेटिक लेवल की बात हो, मिलिट्री लेवल की बात हो, या शीर्ष स्तर पर डिप्लोमेटिक विदेश मंत्री स्तर की बातचीत हो। ये कई बार बातचीत हुई है, लेकिन अब एक समाधान बेहतरी से निकलता आ रहा है। और जो 2020 के संघर्ष से पूर्व की स्थिति यानी थी जो पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर, उस पर अगर समाधान निकला है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये इससे संदेश ये भी आता है कि ये नया भारत है जो रुकता झुकता नहीं है। और दूसरा संदेश ये भी आता है कि चीन और भारत मिलकर अब अन्य समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार है। और जो आपसी टकराव के जो कई मसले हैं उस पर हम बेहतर समझ के साथ में आगे बढ़ने को तैयार है। इस प्रकार के जो हमारे इश्यूज हैं उसको हम एक तरफ रख के उनको सुलझा के, हमारे जो आर्थिक मसले हैं, जो हमारे और बेहतरी की दुनिया के तमाम मसले हैं, इन क्षेत्रों में हम मिलकर विकास कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं। आर्थिक तरक्की में जिस प्रकार से भारत एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, अपेक्षाकृत चीन की गति में एक स्लो डाउन दिखाई पड़ता है, उतनी गति चीन की अर्थव्यवस्था में नहीं दिखती है। तो ऐसे में आज दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत को भी दुनिया की जरूरत है, लेकिन दुनिया के तमाम बड़े छोटे या कैसे भी देशों, उन सबको भारत की जरूरत नजर आती है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीन और भारत के बीच में बनती एक बेहतर समझ, लेकिन इस समझ के बहुत अपने अपने डायमेंशंस हैं और लोग इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करेंगे। लेकिन दो एक जो बड़े संकेत निकलते हैं उसमें सीधे तौर पर ये नया भारत है जो अपने हक के साथ समझौता नहीं करता है। शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा इस बात को कहता रहा है कि वो 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं करेंगे। ये डिटर्मिनेशन न सिर्फ हमारे शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व ने दिखाया है, बल्कि हमारी सेना ने जमीन पे करके दिखाया। और इसी हर के विषम परिस्थिति के बावजूद भी हमारी सेनाएं वहां पे डटी रही हैं और उसकी वजह से आज ये हम एक समाधान की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ब्रिक्स देशों की आपसी समझ बेहतर होने का संकेत निकलता है तो ब्रिक्स में जो बड़े मसलों को लेकर, जिन वैश्विक चुनौतियों को लेकर बातचीत होनी है, जिनमें आपसी समझ डेवलप करनी है, उसका एक बेहतर रास्ता निकलता नजर आता है। तो ये अपने आप में निश्चित तौर से एक सुखद खबर के तौर पे कहा जा सकता है। अजय, बिल्कुल सही कह रहे हैं आर्येंद्र, और ये महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत से रवाना होने वाले हैं। उससे एक शाम पहले ही विदेश मंत्रालय के जो विदेश सचिव हैं वो कह रहे हैं कि भारत और चीन इस बड़े समझौते पर पहुंच गया है। ये संयोग नहीं है, ये बहुत वर्षों की बातचीत का नतीजा है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो युद्ध और स्थिरता के लिए बातचीत पर भरोसा करते हैं, तो सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उन्होंने चीन जैसे मुश्किल देश, पड़ोसी देश के साथ इस वार्ता को अंजाम देकर के पूरी दुनिया को दिखाया है कि ये भी संभव है। और आज के ही इस युग में हमने ये संभव करके दिखाया है कि हम बातचीत से चीज़ों को सुलझा रहे हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भी अब शायद भारत की आवाज़ को दुनिया और भी गंभीरता से लेगी, क्योंकि पश्चिमी देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो उन्होंने बहुत सारे मोर्चों पर कभी भी शांति का प्रयास नहीं दिखा। चाहे इजराइल हमास संघर्ष की बात हो या फिर रूस यूक्रेन संघर्ष की बात हो, हमेशा लगता है पश्चिम को, खासतौर पर अमेरिका को, कि युद्ध में उनका फायदा है। अब पूरी दुनिया जानती है कि शायद सिर्फ और सिर्फ एक देश जिसे युद्ध से फायदा होता है वो है अमेरिका, और इसलिए वो किसी भी युद्ध को शांत करने का प्रयास ही नहीं करते। हाँ, सिर्फ वो बातें करते हैं, मल्टीलेटरल फोरम्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे बहुउद्देशीय मंच पर जाने से पहले चीन के साथ अपने मुद्दों को सुलझा करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाना, इस पे भारत केवल बात नहीं करता, केवल बयान नहीं देता पश्चिम की तरह, बल्कि वॉक द टॉक करके दिखाता है। बिल्कुल, कथनी और करनी में आपके अंतर नहीं है। ये दुनिया समय के साथ देखती है और समय की कसौटी पे भारत ने अपने आप को इस बात पे परख के दुनिया के सामने रख के दिखाया है कि हम जो कहते हैं उसको करने में विश्वास रखते हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके सामने बड़ा साफ गोई से कहा कि संघर्ष मत कीजिए साहब, शांति के रास्ते, संवाद के रास्ते आगे बढ़िए और समाधान निकालिए। लेकिन जब वो कहते हैं, किसी दूसरे मित्र को सलाह देते हैं, तो खुद करके भी दिखाते हैं। भारत ने जो चीन के साथ करके दिखाया, आप जो बात कह रहे थे वो कमोबेश यही बात है कि हम कथनी करनी में विश्वास रखते हैं। इसीलिए भारत का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार का है जिसको आज दुनिया सम्मान की नजर से देखती है। कोविड के संकट काल में जब एक तरीके से डिसरप्शन देखने को मिला पूरी वैश्विक व्यवस्थाओं में, तब भी भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखा गया। और उसके बाद से, ना उससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, उस कोविड काल के दरमियान की ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, या उसके बाद की बदलती भू राजनीतिक व्यवस्थाओं में भारत के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, लगातार इस बात का जिक्र दुनिया करती रही है कि हाँ, भारत एक विश्वसनीय साथी मित्र देश के तौर पर, एक वैश्विक मित्र के तौर पर उभर के सामने आया। और शायद इसीलिए कथनी करनी के अंतर और भेद को हम नहीं मानते हैं और मानव केंद्रित नीतियों पर आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसीज के आधार पर हम बढ़ते हैं और जिसमें आम लोगों का हित हो। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री रूस का दौरा कर चुके हैं, तो यूक्रेन का दौरा भी कर चुके हैं और उन्होंने यूक्रेन में भी इस बात को कहा था कि जब निर्दोष लोगों की जान जाती है, बच्चों की जान जाती है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो किसी भी देश के हों, किसी भी ज्योग्राफिकल क्षेत्र के हों, लेकिन वो बच्चे हैं, वो निर्दोष लोग हैं। तो ऐसे में भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम, शांति स्थापना का पक्षधर रहा है और ऐसे में इस बात को एक बार फिर से न सिर्फ कहना बल्कि करके दिखाना भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को बेहतर बनाता है और ये शायद एक विश्वसनीय विश्व मित्र के तौर पर भारत की मौजूदगी को और दमदार तरीके से रखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की एक वैश्विक नेता की छवि को और बेहतर बनाने के तौर पे है, जो कि समस्याओं को संवाद से समाधान और शांति की ओर ले जाने में न सिर्फ विश्वास रखते हैं बल्कि उसको करके दिखाने में भी उसका एक मादा भी रखते हैं। तो भारत आज एक नया भारत है
अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करता, निष्पक्ष विदेश नीति या बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन वो पक्षधर किसका है? शांति का। ये कई एक स्पष्ट संदेश है जो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में, उनके नेतृत्व में सीधे तौर पर न सिर्फ दिखाई देते हैं बल्कि स्थापित होते हैं और जिसको दुनिया भी स्वीकारती नजर आती है। अजय, बिल्कुल आपने सही कहा आर्यन जी, और आप मेरे साथ बने रहिए। भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त भी चल रही है। इसके जो हाई पॉइंट्स हैं वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि किन किन मुद्दों पर बात रहेगी। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा ब्रिक्स संगठन की ओर, क्योंकि कल का दिन बहुत ही अहम है। और क्या कुछ है ये ब्रिक्स संगठन, कैसे संचालित होता है, उसको लेकर के रूस से हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप जी ने रिपोर्ट फाइल किया। आइए आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक व्यवस्था को संचालित करने में पश्चिम और यूरोप के विकसित देशों ने वर्चस्व की भूमिका निभाई है। बीते कई दशकों में विकासशील देशों और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मंच पर नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से भारत जैसे विकासशील देशों के हित प्रभावित होते रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए विकासशील देश लंबे समय से अपने हक की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी इस जायज मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्था के समूह को मजबूत मंच के द्वारा एक आकार देने का काम सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया, जिन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ आने के लिए सुझाव दिया और नया शब्द गढ़ा, ब्रिक। वर्ष 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक में शामिल हो गया, जिसके बाद ये समूह बन गया ब्रिक्स और इस समूह का नाम दिया गया BRICS। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करीब 40 देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता देने पर सहमति बनी। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE को शामिल किया गया। 2023 के शिखर सम्मेलन में ही अर्जेंटीना के आवेदन पर उसे भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन फिलहाल अर्जेंटीना ने घरेलू कारणों से ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 5 नए सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल हो जाने के बाद से ब्रिक्स विस्तारित समूह का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से समूह के नए नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ब्रिक्स समूह अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी प्राथमिकताएं तय करता है और फैसले लेता है। ब्रिक्स समूह बारी बारी से एक वर्ष के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ब्रिक्स समूह की महत्वता और उसके वैश्विक प्रभाव को जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो विस्तारित ब्रिक्स समूह, जिसमें कुल 10 सदस्य देश हैं, उनकी संयुक्त जनसंख्या लगभग 3.5 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 45% हिस्सा है। विस्तारित ब्रिक्स समूह की अर्थव्यवस्था 28.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल हो जाने के बाद विस्तारित ब्रिक्स समूह विश्व के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 44% हिस्सा उत्पादन करता है। अपनी स्थापना के बाद से लेकर अभी तक ब्रिक्स ने सदस्य देशों के बीच कई स्तर पर भागीदारी को बढ़ाया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी शुरुआत से वित्तीय समस्याओं के मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया है। समूह के सदस्य देशों ने पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने से लेकर साइबर सुरक्षा और सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति जताई है। ब्रिक्स देशों ने इस मंच के माध्यम से आपसी रणनीतिक समझ बढ़ाने पर भी काम किया है। 2006 में अपनी स्थापना के बाद से ब्रिक्स समूह बीते लगभग 2 दशक में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंच के तौर पर उभर के सामने आया है। ब्रिक्स समूह न सिर्फ विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज बना है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की उम्मीद के लिए एक नई किरण बन के उभर के सामने आया है। सभी को इंतजार है 2024 में विस्तारित ब्रिक्स समूह की बैठक में कि आखिर यहां से किन फैसलों को लिया जाता है, जो न सिर्फ विकासशील देशों बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को संरक्षित करने के लिए दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रशिया, DD न्यूज के लिए। और आर्यन प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। आर्यन जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि वाकई खजान की जमीन पर क्या आपको ब्रिक्स वाकई इस साल 2024 में, जब ये विस्तार का साल कहा जा रहा है, क्या वाकई एक मल्टीलेटरल फोरम के तौर पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपने जो रिपोर्ट फाइल की उसमें GDP के मामले में आप देखें G7 देशों से ज़्यादा हिस्सेदारी है, पॉपुलेशन के मामले में ज़्यादा है, तो क्या ये एक सशक्त मंच के रूप में एक विकल्प देने के लिए तैयार है पूरी दुनिया को? क्या पहले के मुकाबले ब्रिक्स मजबूत होता नजर आ रहा है?
बिल्कुल मजबूत होता नजर आ रहा। पहले जब इस ग्रुप को फॉर्म किया गया तो एक रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता था, लेकिन आज पिछले 2023 के 15वें शिखर सम्मेलन में जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ, उसके बाद से किस तरीके से लगातार इसमें जो विस्तार किया गया है, तो ज्योग्राफिकली प्रेजेंस सदस्य देशों की अलग अलग कॉन्टिनेंट तक जाती नजर आती है। अपने आप में इसको एक वैश्विक स्वरूप देता नजर आता है। आज भी करीब 3 दर्जन के आसपास देश अपनी एप्लीकेशन के साथ में मौजूद हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर फैसला होना भी बाकी है। तो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह संगठन अपना रिलेवेंस बढ़ा रहा है और जिस प्रकार से इस मंच के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों की आवाज को प्रमुखता से आगे रखने की जो बात की जा रही है, वो शायद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तार देना ये अपने आप में एक चीज है। दूसरी चीज ये कि जो आप वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से बहुत जरूरी है। यूएन, WTO, IMF जैसे जो वैश्विक संस्थाएं आज विश्व को संचालित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, उनमें पश्चिमी देशों का एक बहुत बड़ा स्टेक है, या उनकी कहा जाए प्रभुत्वता नजर उसमें आती है। ऐसे में उभरती अर्थव्यवस्थाएं हों, विकासशील देश हों, ग्लोबल साउथ के अपेक्षाकृत अविकसित देश हों, उनकी आवाज को वो मंच नहीं मिलता। इसीलिए भारत या तमाम अन्य देश इसके रिफॉर्म्स की बात करते रहे, लेकिन रिफॉर्म की गति इतनी धीमी है कि उसको लेकर लगता है कि शायद यूएन जैसी संस्थाएं कई बार इररिलेवेंट सी होती दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए एक ऐसे मंच को तैयार करना, उसको विकसित करना जो एक अल्टरनेट व्यवस्था देता नजर आए। लेकिन ब्रिक्स के माध्यम से ही एक और वैकल्पिक व्यवस्था, जिसका आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, न्यू डेवलपमेंट बैंक का था, वो IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे काम कर रही है। ब्रिक्स के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो न सिर्फ ब्रिक्स के सदस्य देशों को, बल्कि देश इसके बाहर के अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस लैंडिंग करती है। तो ये दिखाता है कि दुनिया की बेहतरी के लिए वित्तीय समस्याओं के समाधान के तौर पर भी ब्रिक्स से एक बड़ा एक अल्टरनेट निकल के आया है। तो चाहे मंच के माध्यम से अपनी बात को रखने का मौका देने की बात हो, या फिर अपनी आर्थिक तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय समाधान की बात हो, उस लिहाज से भी ब्रिक्स एक विस्तारित तरीके से आगे बढ़ता नजर आ रहा है और लगातार इसका रिलेवेंस बढ़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते एक दशक में जो एक बड़ी विकास की गाथा को जमीन पर उतारा गया है, उसमें 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसी फिनटेक की क्रांति को जमीन पर उतारा गया है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम के माध्यम से आम लोगों की जिंदगी को बहुत बेहतर बनाया गया है। ये दिखाता है कि अगर आप करने का एक सही मादा विजन के साथ आगे बढ़े, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए बेहतरी से आप काम कर सकते हैं। यानी भारत ने जो सक्सेस स्टोरी को जमीन पे उतार के दिखाया है, वो आज दुनिया के लिए एक नजीर है, उदाहरण है। और वो अपने आप में इस ब्रिक्स के मंच के माध्यम से जब भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी इस प्रकार की सफलता की कहानियों को आगे रखेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो पहल है उसको अन्य देशों को देने या उनके समर्थन करने की हमेशा वकालत करते रहे हैं, तो ऐसे में भारत की इस प्रकार की जो क्षमताएं हैं, जो भारत की एक्सपर्टीज हैं, उसके माध्यम से अन्य देशों को भी बेहतरी से फायदा हो, तो ये अपने आप में ब्रिक्स के रेलेवेंस को आगे बढ़ाता नजर आएगा। और भारत की ओर से क्लाइमेट चेंज पे एक लगातार जो पहल की गई है, वो G20 देशों में इकलौता भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने पेरिस एग्रीमेंट के जो उसके लक्ष्य थे उसको समय से पहले हासिल किया। बाकी लोग समय पे भी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन भारत ने समय से पहले हासिल किया। तो ये दिखाता है कि हम कितने कमिटेड है। 2070 तक जीरो नेट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए लक्ष्य रखा है। ये दिखाता है कि किसी देश ने इतना बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा ही नहीं है। यानी आप इतना बड़ा सोच ही नहीं रहे, उसको जमीन पे करके कैसे उतारेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी हो या विंड एनर्जी, तमाम प्रकार की जो ऊर्जा हो या ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई ग्रीन पूरी इकोनॉमी को तैयार करना हो, वो अपने आप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिहाज से अगर बात हो, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हासिल करने की बात हो, जिसमें आम लोगों का भला हो, तो इस प्रकार की जो भारत की अपनी एक पूरी सक्सेस स्टोरी है, वो ब्रिक्स के मंच के माध्यम से दुनिया के लिए मौजूद है, सदस्य देशों के लिए मौजूद है, जो ब्रिक्स के रिलेवेंस को भी बढ़ाता है और ब्रिक्स के मंच पे भारत की मौजूदगी को और ज्यादा तरीके से आगे बढ़ाता नजर आता है। तो निश्चित तौर से न सिर्फ ब्रिक्स विस्तार ले रहा है, बल्कि विद इन ब्रिक्स भी सहयोग आगे बढ़ता हुआ सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है। जय आर्यन जी, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। लगातार आप इस 1 घंटे के कार्यक्रम में शामिल रहे, बहुत शुक्रिया। और लगातार आप इस पर निगाह बनाए रखिए। बहुत सारे नज़रिए से हम इस बहुत महत्वपूर्ण दौरे को आपके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर कज़ान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है और द्विपक्षीय बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
कज़ान जैसे खूबसूरत शहर में जाने का अवसर मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कज़ान जैसे खूबसूरत शहर में जाने का अवसर मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इस शहर से भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध हैं। साथ ही कज़ान में भारत का नया दूतावास खुलने से ये संबंध और भी मजबूत होंगे। इस बात को दोनों ही नेताओं ने रेखांकित किया। कज़ान में भारत का नया दूतावास खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे, ये व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। इससे पहले ICCR का केंद्र वहाँ पर खुल चुका है। पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारी मित्रता को दर्शाता है। और पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल जो कार्यान्वयन है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। व्लादिमीर पुतिन का उन्होंने धन्यवाद दिया। जिस तरह से ब्रिक्स की अध्यक्षता की गई उसकी, और ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन कल होने जा रहा है और तमाम वैश्विक मुद्दों पर जिनका जिक्र हम लगातार करते आ रहे हैं उन पर मंथन होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यह कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे। लगातार टेलीफोन के जरिए और अनेक मंचों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की बात की और समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने उसी बात को अपने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोहराया है और हम शांति की स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का पूरा समर्थन करते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का शांति के लिए जो समर्थन है उसको एक बार फिर से उस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सभी प्रयास मानवता को प्राथमिकता देने वाले हैं। और आपको दिखाते हैं व्लादिमीर पुतिन ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता है उससे जो हो रही है इस वक्त, उससे पहले उन्होंने कहा वोल्गा नदी पर स्थित कज़ान एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और मुझे जुलाई की बैठक याद है। बातचीत काफ़ी सार्थक रही थी और कई मौक़ों पर हमें फ़ोन पर भी बात करने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि कज़ान में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपका मैं आभारी हूँ। कई सारे वैश्विक मोर्चे पर मुद्दों पर बात करनी है और महत्वपूर्ण निर्णयों को भी अंतिम रूप देना है। पुतिन ने कहा कि हम भारत और रूस सहयोग की सराहना करते हैं और रूस और भारत के बीच जो विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी यानी जो रणनीतिक संबंध है उसको और भी मजबूत करने के प्रयास करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा यानी जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है उसमें कुछ और मुद्दों पर भी बात हो सकती है। कज़ान में काउंसलेट जनरल खोलने का जो निर्णय है भारत का उसका भी रूस ने स्वागत किया। चलिए इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और ब्रिक्स से संबंधित जो तमाम खबरें हैं उस पर हम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।